हेलो दोस्तों, तो आज का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्नो लाइन कि जो स्नो लाइन है वो हायर है ईस्टर्न हिमालयाज से अगर आप कंपेयर करो उनको वेस्टर्न हिमालयाज से। इसके करेक्ट रीजंस क्या हैं? तो पहला रीज़न क्या बोल रहा है कि स्नो लाइन हायर क्यों है ईस्टर्न हिमालयाज में? क्योंकि ऑल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज ज़्यादा है ईस्टर्न हिमालयाज से। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ईस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन समर्स दैन वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? बोथ 1 और 2। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज स्नो लाइन कि ये लाइन है, इससे ऊपर कंप्लीटली स्नो रहेगी और इसके ऊपर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अब मान लो ये वेस्टर्न हिमालयाज की बात है, ये ईस्टर्न हिमालयाज की बात है। ईस्टर्न हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन होगा, राइट, एंड वेस्टर्न हिमालयाज आपको पता है। तो वो कह रहा है कि ईस्टर्न हिमालयाज पे स्नो लाइन हायर है, मतलब और ऊपर तक स्नो रहती है, मतलब जस्ट इतने पार्ट में स्नो रहेगी, और वेस्टर्न हिमालयाज की इसके कंपैरिजन में हायर नहीं है। मतलब कह रहा है ईस्टर्न हिमालयाज की स्नो लाइन यहीं तक होगी, नीचे कंप्लीटली स्लो नहीं होगी। इसकी हायर क्यों है? देखो जैसे ही मैंने कहा स्नो लाइन हायर है, इसका मतलब है कि ऊपर है और स्नो कम है। स्नो कम होने के दो रीजन है। पहला रीजन तो बहुत सिंपल है कि वेस्टर्न हिमालयाज का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली टेम्परेचर उतना ही कम होगा और स्नो बहुत ज़्यादा रहेगी वहाँ पे, इसलिए भी इसकी जो स्नो लाइन है वो लोअर है, राइट, ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। ईस्टर्न हिमालयाज में कम क्यों है? क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड उसके कंपैरिजन में कम है। दूसरा रीज़न क्या है कि जब मॉनसून की हम बात करते हैं, ठीक है, समर सीजन में, ठीक है, तो ऑब्वियसली समर सीजन में वेस्टर्न हिमालयाज में मॉनसून की बात रेनफॉल होनी ही नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा उसकी बात, क्योंकि यहाँ पे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा रेनफॉल है ना। जो मॉनसून वाली रेनफॉल है दैट इज इन ईस्टर्न हिमालयाज, तो उस रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि स्नो जो है पिघल जाती है और स्नो लाइन और ऊपर की तरफ हो जाती है। रादर अगर आप चेरापूंजी और मासेरान की बात करो तो कितनी ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ विच ये स्नो पिघलती है और स्नो लाइन और ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है मतलब और कम स्नो हो जाती है, इसीलिए ईस्टर्न हिमालयाज की स्नो लाइन विल बी ऑलवेज हायर देन वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो आप चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है जी, सेम चीज बता रहा है वो। चलो अगले सवाल पे आते हैं। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व है जो कि फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही अच्छा लिंक है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखो जैसे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इनमें से तुम्हें इनकी पोजीशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मुझे नहीं भी पता थी तो मुझे नल्लामला हिल्स पता है कौन सी तरफ है, राइट। नल्लामला हिल्स जो हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पे तो नहीं है ना, राइट। कोशिश करना है कि क्योंकि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के लिंक की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना नीलगिरी हिल्स आना चाहिए, इफ आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जैसे ही नीलगिरी हिल्स मेरे दिमाग में आए, मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तो नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ये एक तरीका ये हो गया। रादर नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी पार्ट है, नॉट नीलगिरी हिल्स का पार्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये तो एक तरीका था आंसर करने का। दूसरा तरीका क्या था, अगर आप शेषशालम की अगर आपको पोजीशन पता है, नल्लामला फॉरेस्ट की अगर आपको, नल्लामला रेंज की अगर आपको पोजीशन पता है तो आपको पोजीशन से ही समझ में आ जाएगा कि ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वे टू आंसर द क्वेश्चन। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे आपको इवन दो, जैसे कि जब मैं आपको कोर्स में भी मैप्स कराती हूँ तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि जितना याद करना इंपॉर्टेंट है उतनी इनकी सीक्वेंस, इनकी पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा आपको मैप्स भी देती हूँ, तो मेक श्योर अगर आपने याद किया हुआ है तो अभी भी समय इनकी पोजीशंस भी ध्यान से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपके। Why is there more cyclones in Bay of Bengal as compared to Arabian Sea? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेज में भी एक बार लिखने को आया हुआ है। तो 5-6 रीजंस हैं इसके एंड आई वांट यू टू नो ऑल 4-5 रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि मोर साइक्लोन्स क्यों है बे ऑफ बंगाल में दैन अरेबियन सी? वो कह रहे हैं क्योंकि अरेबियन सी जो है रिलेटिवली कूलर है देन बे ऑफ बंगाल, राइट। देखो बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी कहीं भी साइक्लोन होना है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होना चाहिए, राइट। अगर आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इट स्टार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या है कि अरेबियन सी में कम ऐसे साइक्लोन्स क्यों हैं? क्योंकि वो रिलेटिवली कूलर है देन बे ऑफ बंगाल। जो टेम्परेचर रीच होना चाहिए वो टेम्परेचर रीच नहीं होता है। ठीक है, एक और रीजन क्या है, बे ऑफ बंगाल जो है क्लोज और स्मॉलर वाटर बॉडी है, जिस वजह से क्या होगा, क्योंकि क्लोज और स्मॉलर वाटर बॉडी है तो
इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगह से अगर पानी भी आ रहा है, ठंडा पानी मान लीजिए, तो मिक्सिंग बहुत कम होगी, राइट? इस वजह से भी इसका टेम्परेचर हमेशा ही हायर रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दी अरेबियन सी। तीसरा रीजन क्या है कि बे ऑफ बंगाल के में जो बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं वो इनके अपने ओरिजिनेटेड नहीं है, जो पैसिफिक ओशन के साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए भी बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा टाइफून्स आते रहते हैं। रादर जो अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं वो मोस्टली लोकल हैं, राइट? दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट? तो ये तीनों ही रीजंस आपको याद करने पड़ेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं दैट आई वांट यू टू नो, ठीक है? जैसे वेस्टर्न घाट्स है, अब अरेबियन सी के पास वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स कुछ हद तक प्रिवेंट कर देते हैं छोटे छोटे साइक्लोन्स को कि ये हिंटरलैंड तक पहुंचे, राइट? अब जैसे ईस्टर्न कोस्ट पे जो हिल्स हैं, बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वहां पे साइक्लोन्स आप रोक सको, इसलिए भी साइक्लोन्स यहाँ अंदर तक आ जाते हैं, ठीक है? एक और रीजन जो मैंने आपको बताया कि साइक्लोन्स अरेबियन सी की बहुत लोकल है, तो बहुत ज्यादा लैंडफॉल नहीं हो पाता है इनका, राइट? और कुछ ऐसे जो साइक्लोन्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी तक पहुंचते हैं, लेकिन बीच में ही वो अपनी सारी एनर्जी को जो है खत्म कर देते हैं, तो अल्टीमेटली बाय द टाइम इट रीचेस अरेबियन सी बहुत ज्यादा इनका लैंडफॉल नहीं हो पाता, ठीक है जी? सिंपल था। चलो, अगर आपको मेंस में आता है, यू शुड हैव नोन द होल थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अटाकामा डेजर्ट जो है, डेजर्ट प्लेटू है साउथ अमेरिका का, राइट? जो कि एंडीज माउंटेन्स के पास है। ये कौन से करंट से एसोसिएटेड है, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डेजर्ट जो हैं वेस्टर्न मार्जिन्स पे क्यों है कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है? अगर आपको वो चीज़ याद है तो भी यू शुड हैव बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन, आपको ओरिजिन समझ में आ जाता कि क्यों है, राइट? तो यू कुड हैव आंसर्ड कि साउथ अमेरिका के पास कौन सी कोल्ड करंट है जी? पेरू करंट, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था? अगर आपको साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट की पोजीशन पता है, आप समझ जाते कि कुरोशियो ओयोशो करंट तो जापान के पास है, जापान रशिया वाली तरफ आता है, राइट? कैनरीज करंट भी ऊपर थोड़ा यूएसए की तरफ आता है, तो बचता ही पेरू करंट है। दैट इज ऑल्सो वे टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? तो दोनों में से ही अगर आप कोई ऑप्शन सोचते तो यू कुड हैव आंसर। जैसे पेरू यहाँ पे, राइट? कैनरी करंट देखो कहाँ पे, ओआशियो कुरोशियो करंट कहीं यहाँ पे, तो अगर आपको अटाकामा डेजर्ट पता है तो भी यू कुड हैव आंसर्ड। तो दोनों ही सूरतों में इफ यू न्यू मैप यू कुड हैव आंसर्ड दी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से दिया है मैंने, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोज़ैक एक्सपेडिशन, ठीक है? तो इंडिया के विष्णु नंदन जी को वन ऑफ द रिसर्चर्स चूज किया गया है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मोज़ैक का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है? तो इनमें इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो एक्सपेडिशन है ये अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट जो है जर्मनी में उनके द्वारा लीड किया जाएगा। दूसरा, सेंट्रल आर्कटिक में 1 ईयर लॉन्ग एक्सपेडिशन है। और तीसरा कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आर्कटिक में उनको स्टडी किया जाए और क्लाइमेट चेंज से जो भी फोरकास्ट में चेंजेस होंगे वेदर सिस्टम से उनको भी बेटर प्रिडिक्ट किया जाए फॉर आर्कटिक, ठीक है? चलो, तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है एंड आपका आंसर इज नन ऑफ द अबव, ऑल 3 आर करेक्ट। अल्फ्रेड वेगनर कुछ सुना सुना सा लग रहा है आपकी एनसीईआरटी में जब मैप्स की शुरुआत दी हुई है ना, सेकंड या थर्ड चैप्टर में भी 11th की, कि किस तरह से मैप्स बने, कार्टोग्राफी की बात है, वहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर जी की बात हुई है, राइट? इसलिए भी ये देखा देखा लगता है, ठीक है? सो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि दिस इज फार फेच्ड, आपको याद नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि इन भाई साहब का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए भी दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एक आई वांट टू टेल यू, जो मैंने आपको सुबह भी कहा था कि 6 full length tests हैं, those will be available on our website, तो if you want to take the test you can go there and you can register for the tests, ठीक है जी? चलिए, ओके दोस्तों, बाय बाय।